उत्तर प्रदेश विधानसभा के 7वें चरण के मतदान के बाद 5 राज्यों का चुनाव अभियान पूरी तरह से थम गया। मतदान समाप्त होते ही एग्जिट पोल्स की झड़ी लग गई है, लेकिन तमाम दावों और भविष्यवाणियों के बीच पंजाब में बीजेपी गठबंधन के हौसले बुलंद है। वजह ये कि जनता ने न तो आपस में लड़ रही कांग्रेस और न ही गैर भरोसेमंद केजरीवाल की पार्टी पर पूरी तरह से भरोसा जताया। हिंदू मतदाताओं के एकजुट होने और बिना किसी लहर के पूरे हुए चुनाव का नतीजा तो 10 तारीख को पता चलेगा, लेकिन कैप्टन अमरिंदर सिंह ने अमित शाह से मुलाकात करके बड़ी हलचल मचा दी है। पंजाब लोक कांग्रेस के नेता कैप्टन ने दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। ये मुलाकात गृह मंत्री के आवास पर ही हुई। कैप्टन अमरिंदर की इस मुलाकात पर कहा कि मैंने अमित शाह के साथ सामान्य चर्चा की है, परिणाम आने के बाद विस्तृत चर्चा होगी। उन्होंने बताया कि उन्होंने अमित शाह से पंजाब पर आम चर्चा की है। इस बैठक का चुनाव से कोई नाता नहीं। गठबंधन की स्थिति को लेकर कैप्टन ने कहा कि मैं पंडित नहीं हूं, मैं ऐसा व्यक्ति नहीं हूं जो भविष्यवाणी कर सके। अमरिंदर ने आगे कहा कि मेरी पार्टी ने अच्छा किया है, बीजेपी ने भी अच्छा किया है, देखते हैं क्या होता है। पंजाब विधानसभा की 117 सीटों के लिए चुनाव कराए गए। वहां कांग्रेस अपनी सत्ता बचाने के लिए लड़ रही है। साल 2017 के चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने 117 में से 77 सीटों पर जीत दर्ज की थी, जबकि सत्तारूढ़ अकाली बीजेपी गठबंधन केवल 18 सीटें ही जीत पाई थी। आम आदमी पार्टी को केवल 20 सीटें ही मिली थी। इस बार पंजाब का मुकाबला चतुष्कोणीय है। कांग्रेस को आम आदमी पार्टी, शिरोमणि अकाली दल और बसपा के गठबंधन और अमरिंदर सिंह की पार्टी पंजाब लोक कांग्रेस और बीजेपी के गठबंधन से तगड़ी चुनौती का सामना करना पड़ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया। उत्तराखंड का सीएम बनने का सपना देख रहे हरीश रावत की गाड़ी चुनाव मैदान में ही फंसती दिख रही है। एग्जिट पोल के नतीजे यदि परिणाम में तब्दील होते हैं तो हरीश रावत का सितारा लाल कुआं में डूबने वाला है। चुनाव के दौरान भीतरघात का सामना हरीश रावत को कुछ ज्यादा ही करना पड़ा था। चुनाव के बाद कांग्रेस ने पार्टी के 3 पदाधिकारियों को हरीश रावत के खिलाफ दुष्प्रचार करने की वजह से पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया, लेकिन तब तक तो खेल ही खत्म हो चुका था। लाल कुआं ने हरीश रावत का सामना बीजेपी के नवीन चंद्र दुमका से था। नवीन चंद्र पिछली बार यहां से बड़े अंतर से चुनाव जीते थे। हरीश रावत के लिए चुनावी मुकाबला पहले से ही कड़ा था, लेकिन भीतरघात की वजह से उनकी रही सही भी खत्म हो गई। कांग्रेस ने जिला उपाध्यक्ष कांग्रेस भोपाल सिंह सम्मल, जिला संगठन मंत्री मनोज पौडियाल और न्याय पंचायत क्षेत्र अध्यक्ष भगवान सिंह सम्मल को कांग्रेस पार्टी से निष्कासित कर दिया। गौलापार ब्लॉक क्षेत्र अध्यक्ष नीरज रैकल ने बताया कि लाल कुआं विधानसभा सीट से चुनाव लड़ रहे पूर्व सीएम एवं कांग्रेस वरिष्ठ नेता हरीश रावत के खिलाफ विधानसभा चुनाव में प्रचार किए जाने की शिकायत आई थी। जांच करने पर उक्त 3 पदाधिकारियां इसमें सम्मिलित पाए गए। रैकॉल ने बताया कि कांग्रेस जिलाध्यक्ष नैनवाल ने इस संबंध में उचित कार्रवाई करने के निर्देश उन्हें दिए थे। जिलाध्यक्ष के आदेश पर फिलहाल इन तीनों पदाधिकारियों को पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया गया है। लाल कुआं विधानसभा सीट से विधायक बीजेपी के नवीन चंद्र दुमका का दावा है कि उनके कार्यकाल में इलाके का चहुमुखी विकास हुआ है। उनका दावा है कि उनके कार्यकाल में बिजली, पानी, सड़क, शिक्षा और स्वास्थ्य हर क्षेत्र में काम हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव का 7वां और अंतिम चरण खत्म हो गया। अब सभी राजनीतिक दलों को 10 मार्च का इंतजार है, जिस दिन परिणाम आने हैं। लेकिन उससे पहले परिणामों को लेकर बड़बोले नेताओं की बयानबाजी शुरू हो चुकी है। इसी कड़ी में समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ रहे सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी सुभाषपा के मुखिया ओम प्रकाश राजभर ने अपनी जीत को लेकर बड़े बड़े दावे कर दिए हैं। राजभर ने तो दूसरे नेताओं से 2 कदम आगे जाते हुए अखिलेश यादव के मुख्यमंत्री बनने और उनके शपथ ग्रहण की तारीख का भी ऐलान कर दिया। राजभर ने कहा है कि अखिलेश यादव 14 मार्च को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। राजभर ने दावा किया कि 6 चरणों में ही सपा गठबंधन को बहुमत मिल चुका है और अब 7वें चरण में बोनस सीटें मिलेंगी। गौरतलब है कि राजभर खुद गाजीपुर की जहूराबाद सीट से चुनाव लड़ रहे हैं और वहां बुरी तरह फंसे हुए हैं। अधिकतर चुनावी जानकारों का मानना है कि राजभर चुनाव हार सकते हैं, लेकिन राजभर हैं कि अलग ही राग गा रहे हैं और शपथ ग्रहण की तारीख तक बताए दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि जमीन पर सपा गठबंधन का कोई मुकाबला नहीं है। लोग छुट्टा जानवरों की समस्या, महंगाई आदि से परेशान हैं और इस बार बीजेपी को सत्ता से हटा देंगे।
वहीं राजभर ने जहूराबाद सीट से बसपा प्रत्याशी और अखिलेश सरकार में मंत्री रह चुकी शादाब फातिमा को लेकर कहा कि वो बीजेपी के साथ मिलकर चुनाव लड़ रही थीं। गौरतलब है कि पहले राजभर पूर्वांचल में 125 सीटें जीतने का दावा भी कर चुके हैं। राजभर ने कहा था कि भाजपा और बसपा गाजीपुर, मऊ, आजमगढ़, अंबेडकर नगर और बलिया में एक भी सीट नहीं जीतेगी। बहरहाल राजभर कुछ भी कहें, लेकिन जनता अपना फैसला 10 मार्च को सुनाएगी, जब यूपी सहित 5 राज्यों के चुनाव परिणाम आएंगे। ब्यूरो न्यूज़, न्यूज़ ऑफ इंडिया। मतगणना से पहले ही उत्तराखंड में बीजेपी नेता कैलाश विजयवर्गीय की एंट्री से सियासी हलचल तेज हो गई है। कैलाश विजयवर्गीय ने पहले पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक से उनके आवास पर मंत्रणा की। उसके बाद सुभाष रोड स्थित एक होटल में पार्टी के दिग्गज नेताओं के साथ मतगणना के बाद की स्थिति पर मंत्रणा की है। लेकिन इन सबके बीच बीजेपी विधायक महेंद्र भट्ट ने कांग्रेस से हड़कंप मचा दिया। उन्होंने साफ कहा कि कांग्रेस के कई जिताऊ उम्मीदवार बीजेपी के संपर्क में हैं। पार्टी सूत्रों के मुताबिक चुनाव मतगणना से पहले भाजपा केंद्रीय नेतृत्व ने कैलाश विजयवर्गीय को खास मिशन को अंजाम देने के लिए भेजा है। नतीजे तो 10 मार्च को ईवीएम से निकलेंगे। एग्जिट पोल से नतीजों का माहौल बनना शुरू हो गया है। भाजपा के बद्रीनाथ विधायक महेंद्र भट्ट ने सनसनीखेज दावा किया है कि कांग्रेस के कई जिताऊ प्रत्याशी पार्टी के संपर्क में हैं और जरूरत पड़ने पर इन सभी को भाजपा में लाया जाएगा। उनका यह दावा राजनीतिक रूप से बेहद बड़ा है। बड़ा इसलिए क्योंकि राज्य में कुछ ही दिनों बाद चुनावी परिणाम आने वाले हैं। ऐसे में अगर विधायक की बातों में जरा भी सच्चाई है तो कांग्रेस परेशानी में आ सकती है। दरअसल महेंद्र भट्ट ने कहा कि देश को कांग्रेस मुक्त बनाने की मुहिम भाजपा चला रही है। इस मुहिम में जो भी कांग्रेस के नेता जुड़ना चाहते हैं उनको जोड़ा जा रहा है। यही नहीं, सर्वे के आधार पर जो जीतने वाले प्रत्याशी हैं उनसे भी संपर्क किया जा रहा है ताकि बहुमत में आने वाली भाजपा सरकार को और भी ताकतवर बनाया जा सके। किसी भी दल को पूर्ण बहुमत नहीं मिला तो ऐसी स्थिति में बहुजन समाज पार्टी, उत्तराखंड क्रांति दल और आम आदमी पार्टी समेत निर्दलियों की अहम भूमिका होगी। बहुजन समाज पार्टी के नेता लक्सर प्रत्याशी शहजाद ने कहा कि बसपा किसको समर्थन देगी यह बात बहन मायावती तय करेंगी। उन्होंने कहा कि वे बसपा के साथ रहेंगे और उन्होंने किसी पार्टी को ना तो कोई संपर्क किया है और ना ही वह बिकने वाले प्रत्याशी हैं। वहीं उत्तराखंड क्रांति दल प्रदेश का एकमात्र क्षेत्रीय दल है और माना जा रहा है कि यूकेडी के भी कुछ विधायक इस बार जीत सकते हैं। ऐसे में उत्तराखंड क्रांति दल किसको समर्थन देगा यह भी काफी अहम सवाल है। ऐसा इसलिए क्योंकि इससे पहले उत्तराखंड में यह क्षेत्रीय दल कांग्रेस को भी समर्थन दे चुका है और भाजपा को भी। इससे पहले कैलाश विजयवर्गीय ने एक होटल में उन्होंने प्रदेश चुनाव प्रभारी हार्दिक जोशी, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक के साथ चुनाव नतीजों के बाद बनने वाली स्थिति को लेकर रणनीति पर विचार किया। मतगणना के बाद बनने वाली परिस्थितियों में पार्टी और शीर्ष नेताओं की क्या भूमिका होगी, इस पर चर्चा की गई। पार्टी सूत्रों के मुताबिक भाजपा ए, बी और सी प्लान बनाकर चलेगी। हालांकि भाजपा राष्ट्रीय महामंत्री का कहना है कि उत्तराखंड में बहुमत जुटाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहां भाजपा पूर्ण बहुमत से सत्ता में आ रही है। प्लान बी के तहत पार्टी की दूसरी रणनीति बहुमत के आंकड़ों से दूर है, लेकिन सबसे बड़े दल के रूप में सामने आने पर शीर्ष नेताओं की भूमिका अहम हो जाएगी। सियासी हलकों में जिस तरह से चर्चा गर्म है कि कुछ निर्दलीय चुनाव जीत सकते हैं, उन्हें साधने की जिम्मेदारी भी अहम नेताओं को दी जा सकती है। प्लान सी के तहत यदि भाजपा और कांग्रेस के बीच सीटों का बंटवारा बराबरी का हुआ तो 1 या 2 सीट का ही अंतर रहा तो ऐसी स्थिति में भाजपा की क्या रणनीति होगी, इस पर भी दिग्गज नेताओं ने रणनीति बनाई है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। यूपी विधानसभा चुनाव के अंतिम चरण का मतदान हो चुका है, लेकिन इस बीच जेल में बंद माफिया मुख्तार अंसारी के बेटे और मऊ से सपा गठबंधन के प्रत्याशी अब्बास अंसारी के बोल एक बार फिर से बिगड़ गए हैं। गौरतलब है कि अब्बास अंसारी ने कुछ दिन पहले ही एक बयान दिया था जिसमें उन्होंने कहा था कि सपा की सरकार आने पर अधिकारियों का हिसाब किताब किया जाएगा। अब्बास के इसी बयान पर पुलिस ने केस दर्ज कर लिया था और वहीं चुनाव आयोग की तरफ से भी कार्रवाई की जा रही है। लेकिन अब अब्बास ने एक निजी टीवी चैनल से बातचीत करते हुए अपने उस बयान का असली मतलब समझाया है और कहा है कि इसकी जांच की जाएगी कि किन अधिकारियों ने कानून का पालन नहीं किया है और इसके लिए एक मोटी लिस्ट भी तैयार है। जबकि अब्बास शायद भूल रहे हैं कि किसी जनप्रतिनिधि को यह अधिकार नहीं है कि वो जांच करे कि अधिकारियों ने कानून का पालन किया है या नहीं। ये न्यायपालिका का काम है। फिर अब्बास किस अधिकार के तहत ये बातें कर रहे हैं वही जाने।
वहीं अब्बास ने कहा कि मऊ में बीजेपी को जितना वोट मिलेगा उससे अधिक वोट से वो जीतने जा रहे हैं। जिस तरह का कार्यकाल बीजेपी का रहा है उससे जनता नाराज है। अफसरों से हिसाब किताब को लेकर पूछे गए सवाल के जवाब में अब्बास ने कहा कि हिसाब किताब बेशक होगा, स्क्रूटनी तो हर जगह होनी चाहिए। मैं अपने सभी इलेक्शन एजेंट की स्क्रूटनी करूंगा। जब मैं अखिलेश भैया के पास जाऊंगा तो वह मेरी स्क्रूटनी करेंगे। उसी तरह जब कानून का राज स्थापित होगा तो कानून के पद पर बैठे जिम्मेदारों ने जिस तरह कानून की किताब को ताक पर रखा है उसे फिर लागू किया जाएगा। लागू कराकर सबकी जांच की जाएगी। जो गलत पाया जाएगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई कराकर नजीर पेश की जाएगी। वहीं अब्बास ने आगे कहा कि आपकी सरकार आई, घर गिरा दीजिए। मेरी सरकार आई, घर गिरा दीजिए। तो घर बचेंगे कहाँ? सरकारें घर बनाने के लिए आती हैं, घर में लोगों को डराने के लिए नहीं। कानून का राज जरूरी है। हिसाब किताब जब तक नहीं होगा तब तक कैसे पता चलेगा कि गलती कहाँ होगी? जिनके घर गिराए गए हैं उनके कागज मौजूद थे। राजनीतिक द्वेष की वजह से लोगों के घर गिराए गए। मेरे पास बहुत मोटी लिस्ट है, टॉप टू बॉटम। जब गलती ऊपर वाला शुरू करता है तो नीचे तक जाता है। पूरा पिरामिड ठीक करना पड़ेगा। ब्यूरो न्यूज़, न्यूज़ ऑफ इंडिया। महाराष्ट्र सरकार में मंत्री और एनसीपी नेता नवाब मलिक की मुश्किलें फिर से बढ़ गई हैं। दाऊद इब्राहिम मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय ईडी द्वारा गिरफ्तार किए गए मलिक को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। मलिक की रिमांड की अवधि 7 मार्च को खत्म हो गई थी। ईडी ने नवाब मलिक को पीएमएलए कोर्ट के समक्ष पेश किया, जिसके बाद अदालत ने उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया। 23 फरवरी को लंबी पूछताछ के बाद मलिक को गिरफ्तार किया गया था। प्रवर्तन निदेशालय ने दाऊद इब्राहिम मनी लॉन्ड्रिंग मामले में मलिक को 3 मार्च तक ईडी की हिरासत में भेजा था। इसके बाद उन्हें अदालत में पेश किया गया और कोर्ट ने उनकी हिरासत को 7 मार्च तक के लिए बढ़ा दिया था। लेकिन अब रिमांड की अवधि खत्म होने के बाद अदालत ने उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। नवाब मलिक पर दाऊद की बहन हसीना पारकर की एक जमीन को खरीदने का आरोप है। आरोप यह भी है कि उन्होंने 300 करोड़ की जमीन को महज 55 लाख रुपए में खरीदा था। इस पूरे ट्रांजैक्शन में मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप मलिक पर लगा है। साथ ही अंडरवर्ल्ड और 1993 बम धमाकों के आरोपियों से संबंध रखने और प्रॉपर्टी खरीदने का भी आरोप है। ईडी ने मलिक पर टेरर फंडिंग का आरोप लगाया था। वहीं नवाब मलिक की गिरफ्तारी के बाद से ही बीजेपी लगातार नवाब मलिक के इस्तीफे की मांग कर रही है। गिरफ्तारी के 13 दिन बाद भी अभी तक महाराष्ट्र में महाराष्ट्र विकास अघाड़ी सरकार ने उनका इस्तीफा नहीं लिया है। इसे लेकर बीजेपी लगातार उनके इस्तीफे की मांग को लेकर विधानसभा के बाहर प्रदर्शन कर रही है। गौरतलब है कि महाराष्ट्र में इस समय बजट सत्र भी चल रहा है और बीजेपी लगातार इस्तीफे की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रही है। आज भी बीजेपी के विधायकों ने विधानसभा के सामने जमकर प्रदर्शन किया। ईडी का आरोप है कि नवाब मलिक ने दाऊद इब्राहिम के सहयोगियों हसीना पारकर, सलीम पटेल और सरदार खान के साथ मिलकर मुंबई के कुर्ला में मुनीरा प्लम्बर की पैतृक संपत्ति को हड़पने के लिए एक आपराधिक साजिश रची और इस पैतृक संपत्ति की कीमत लगभग 300 करोड़ रुपए है। ईडी ने दावा किया था कि मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए इस अपराध को अंजाम दिया गया। ब्यूरो न्यूज़, न्यूज़ ऑफ इंडिया।